वित्त मंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री कर सकता है तो राजस्थान का बजट राज्य बजट होगा। मुख्यमंत्री कर सकता है बजट भाषण देते हुए, हाँ मुख्यमंत्री पेश कर सकता है। राजस्थान का मुख्यमंत्री कर सकता है, प्रधानमंत्री कर सकता है, वित्त मंत्री करते हैं। वित्त मंत्री है, हाँ केंद्र की है। कई बारी आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो वित्त मंत्री भी रहते हैं। जैसे पहला प्रधानमंत्री था आपका जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भी बजट पेश किया था। इंदिरा गांधी, इन्होंने भी बजट पेश किया था। तीसरा है आपके राजीव गांधी, इन्होंने भी बजट पेश किया था। चौथा है आपके राजीव गांधी के बाद मनमोहन सिंह। इन लोगों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया था। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आए कि किन किन प्रधानमंत्रियों ने बजट को पेश किया है, तो इन सब प्रधानमंत्रियों ने बजट को पेश किया है। किसने? जवाहरलाल नेहरू, ये तो आपके गांधी परिवार की परंपरा में चल लो। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, एक मनमोहन सिंह एक्स्ट्रा याद कर लो। ये सारे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बजट को पेश किया था। चलो बजट का थोड़ा इतिहास बता देते हैं आपको। बजट सबसे पहले 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। भारत के बजट का जनक कहा जाता है। सबसे पहले भारत में जेम्स विल्सन ने बजट को पेश किया था। अंग्रेजों के शासनकाल की बात है। इसे भारत के बजट का जनक कहा जाता है, जेम्स विल्सन को। फिर स्वतंत्र भारत का बजट सर मुखम शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया। गणतंत्र भारत का बजट स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट, गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जॉन मथाई द्वारा प्रस्तुत किया गया। हाँ, कहीं कहीं षणमुखम लिखा हुआ है, षणमुखम चेट्टी लिखा हुआ है। साउथ इंडियन नाम है तो उसका प्रोनाउंसिएशन को हिंदी करते वक्त सरमुखम शेट्टी, कहीं कहीं षणमुखम चेट्टी लिखा हुआ है। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जॉन मथाई द्वारा प्रस्तुत किया गया। सबसे ज़्यादा बार बजट
मोरारजी देसाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बढ़े आगे। फिर आपके आ जाता है रेल बजट और आम बजट को 2017-18 से अलग अलग प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले साथ में प्रस्तुत किया जाता था। 2017-18 से रेल बजट को आम बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता है। इसके पहले बजट फरवरी के एंड में प्रस्तुत किया जाता था। अब ये सुधार कर दिया गया है कि बजट जो है 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाए और 60 दिवस में बजट प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाए। पहले बजट 5 बजे प्रस्तुत होता था। सन 2000 से बजट को 11 AM प्रस्तुत किया जाता है। बीजेपी की सरकार में बदलाव किया गया। अंग्रेजों के समय से बजट शाम के 5 बजे प्रस्तुत होता था संसद में, वही परंपरा चली आ गई थी। 2000 से बजट सुबह संसद में प्रस्तुत किया जा रहा है, 11 AM कर दिया गया है। ये थोड़े बदलाव किए गए हैं। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या बजट शब्द का विवरण लिखने में अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग से एक बार लिख लेना। समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना, क्योंकि एक बार अपन ने लिखा है, वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, उससे एक बार लिख लेना, लेकिन एक बार समझ लो। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं बजट में सरकार के जो खाते हैं आय और व्यय। अगर हम आय की बात करें, आय का खाता, तो आय सरकार की 2 प्रकार की है, राजस्व आय और पूंजीगत आय। रेवेन्यू, इनकम एंड कैपिटल इनकम। इसी तरीके से हम व्यय की बात करें सरकार के, तो इसमें भी 2 प्रकार के व्यय हैं, पूंजीगत राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व को इंग्लिश में रेवेन्यू कहेंगे, पूंजीगत को इंग्लिश में कैपिटल कहेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। आय भी 2 प्रकार की हैं, राजस्व आय
और पूंजीगत आय व्यय भी दो प्रकार का है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अब अपन को ये देखना है कि राजस्व आय क्या होती है और पूंजीगत आय क्या होती है। राजस्व आय सरकार की ऐसी आय जो कर के रूप में प्राप्त होती है, या आप कर के अलावा लाभांश हो गए, सरकारी कंपनियां होती हैं उनसे लाभांश प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी आय है ना जो सामान्यतः बार बार प्राप्त होती है। जैसे कर आपको बार बार प्राप्त होंगे, लाभांश भी आपको बार बार प्राप्त होंगे, ठीक है। और इसके साथ डेफिनेशन में आएगा कि इससे देनदारी कोई कम नहीं होगी। सरकार की कोई लायबिलिटी कम नहीं होगी। ऐसी आय जिससे सरकार की कोई, इंग्लिश में कहेंगे लायबिलिटी, कम नहीं होगी एवं परिसंपत्तियां भी कम नहीं होंगी। एग्जाम्पल है इसका, कर से जो आय प्राप्त हो रही है इससे सरकार की देनदारियां कम नहीं होती हैं, है ना। देनदारियां मतलब उधार का पैसा देना वगैरह, है ना। लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या यूँ कह सकते हैं लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता या कम नहीं होती, या कम नहीं होती। परिसंपत्तियां भी कम नहीं होती। इसका एग्जाम्पल आपका है, कर हो गया, आपके लाभांश जो मिल रहे हैं, सरकारी कंपनियों से जो लाभांश मिल रहे हैं, ऐसी आय को अपन क्या कह रहे हैं, जुर्माने जो लगाए जाते हैं। सरकारी कंपनियां होती है ना, बहुत सी कंपनियां सरकारी होती है, उनको कोई लाभ होगा, सरकारी कंपनियों का लाभांश उन्हें मिलेगा, है ना। क्या, अभी बताती हूँ, आर्टिकल भी बताती हूँ। एक बार बेसिक ये टॉपिक कर लेते हैं, आर्टिकल अभी बता देती हूँ। मैंने कहा आर्टिकल थोड़ा टफ पड़ेगा, थोड़ा पीछे चलेंगे। आर्टिकल में बोरियत होने लग जाती है बच्चों को। अभी करा देंगे, चिंता ना करो, ठीक है। राजस्व आय, कर, जुर्माने, लाभांश, ये सब क्या है, राजस्व आय। अब राजस्व व्यय, सरकार कर लगा के तो पैसा प्राप्त कर रही है, और सरकारी कर्मचारियों को जो पैसा दे रही है, प्रशासन पे जो व्यवस्था कर रही है ना, वो कौन से हो गए, उसके राजस्व व्यय हो गए। एग्जाम्पल इसका आएगा, प्रशासन पर खर्चा, प्रशासन पर खर्चा, जो आप सरकारी कर्मचारियों को वेतन देते हैं, पेंशन देते हैं, सब्सिडी देते हैं, अब इससे देखो सरकार के जो उधार वगैरह हैं वो तो चुकाए नहीं जा रहे, सरकारी खर्चे ही किए जा रहे हैं इससे। तो ऐसे को क्या कहेंगे, राजस्व व्यय।
संपत्ति मतलब सरकार की संपत्ति है, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बैंक सरकार की संपत्तियों को बेच दे, ऐसे पैसा प्राप्त नहीं होना चाहिए। ये पैसा कैसे प्राप्त हो रहा है? कर आदि से प्राप्त हो रहा है। तो परिसंपत्तियों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। उधार मांग के पैसा प्राप्त नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे पैसा कैसे प्राप्त हो रहा है? कर लगाया जा रहा है, कमाया जा रहा है, लाभांश कमाए जा रहे हैं, इस तरीके से पैसा प्राप्त। जुर्माने जो लग रहे हैं, पेनल्टियाँ जो लगती हैं सरकार के, ये जो इस तरीके से पैसा प्राप्ति की जा रही है, उसको हम क्या कह रहे हैं? राजस्व आय, रेवेन्यू इनकम। एक बार वापस से ध्यान से समझ गए, कर सरकार लगाती है ना, और ये पैसा प्राप्त करना है उसको। कर लगाया, जुर्माना लगाया, पेनल्टी लगाई, है ना, तो ये क्या हुए? कौन सी आय हुई? रेवेन्यू आय। अब इसमें मैंने क्या टॉपिक लिखा है कि देनदारियों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और परिसंपत्तियों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे उसको आय करनी है, रेलवे स्टेशन का ठेका दे दे किसी को, तो उसकी जो परिसंपत्ति थी वो बेची ना उसने। LIC का जैसे कह रहे हैं IPO आएगा, तो उसकी LIC किसकी है? पहले सरकार की है। सरकार अपनी परिसंपत्तियों को बेच दे, है ना, तो उसको अभी कैपिटल आय में आएगा वो। इसमें तो बेचने वगैरह नहीं है, तो वैसे आना चाहिए। हाँ, कर से आना चाहिए, जुर्माने से आना चाहिए, टैक्स वगैरह से आना चाहिए। सारे कर इसमें आ जाएंगे, सारे कर इसमें आएंगे, लाभांश इसमें आएंगे, जुर्माने इसमें आएंगे। इस टाइप की जो आय हो रही है वो कौन सी आय है? राजस्व। इसी तरीके सरकार जो सरकारी कर्मचारियों को खर्चा कर रही है, जो ऑफिस बना रही है, ऑफिस के खर्चे, प्रशासनिक व्यय कर रही है, पेंशन आदि दे रही है, सब्सिडी आदि दे रही है, ये कौन से खर्चे हुए? राजस्व व्यय। अब हम कैपिटल आय और कैपिटल व्यय, पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय, इसकी बात करेंगे। पूंजीगत आय में क्या होगा? सरकार की कोई संपत्ति है, उसको बेच दिया, उधार मांग लिया, तो यहाँ पे ये क्या वर्ड आएगा? देनदारी पे फ़र्क पड़ेगा। उधार मांगा तो देनदारी, और परिसंपत्तियाँ बेची तो उस पर भी फ़र्क पड़ गया। तो यहाँ ये टेक्निकल डेफिनेशन में एक बार तो कंफ्यूज करता है ये, लेकिन फ़र्क सीधा कहाँ पड़ रहा है? कैपिटल पे फ़र्क पड़ रहा है और राजस्व में फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सीधा सा यूँ ध्यान रखो। सरकार की लाइबिलिटी और सरकार की संपत्तियाँ, राजस्व व्यय में, आय व्यय में तो फ़र्क पड़ नहीं रहा। और कैपिटल में फ़र्क क्यों पड़ेगा? क्योंकि कैपिटल में क्या किया जा रहा है? परिसंपत्तियों को बेचा और पैसा कमाया, या उधार मांग के पैसा कमाया। तो जब आप उधार मांगोगे तो देनदारी बढ़ेगी। देनदारी को क्या कहते हैं? लायबिलिटी। यहाँ मैंने कहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आगे जो पढ़ाऊँगी उसमें क्या कहूँगी? फ़र्क पड़ेगा, देनदारी बढ़ जाएगी, परिसंपत्तियाँ कम हो जाएंगी। यहाँ परिसंपत्तियाँ कम नहीं होती हैं, परिसंपत्तियों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, कम नहीं होगी, ज़्यादा नहीं होगी, है ना, फिलहाल ये खाते में आ गया है ना, ठीक है। यहाँ पे भी परिसंपत्तियाँ कम नहीं होगी, फ़र्क नहीं आएगा। फ़र्क कहाँ आएगा? कैपिटल में। कैपिटल का भी लिखेंगे अपन। सामान्यतः आप ये कह सकते हो राजस्व, आय और व्यय ऐसे हैं जो सरकार के बार बार होने वाले खर्चे हैं। पूंजीगत आय और व्यय वो खर्चे हैं जो एक साथ एक बार में उधार मांग ली, करोड़ों रुपए मांग लिए, एक साथ ही आय कर ली आपने, है ना, LIC को एक बार में ही बेच दिया, तो ये पूंजीगत आय और व्यय है, बार बार नहीं होगा, है ना। पूंजीगत आय, पूंजीगत आय किससे होगी? अब सरकार को परिसंपत्तियों, ऐसी आय, ऐसे लिख दो, ऐसी आय जिनसे सरकार की देनदारियां बढ़ती हैं एवं परिसंपत्तियां कम होती हैं।
बढ़ती है। पूंजीगत आय, पूंजीगत आय सरकार की देनदारियां बढ़ती हैं, उधार ले लिया आपने, यहाँ उधार ले लिया तो सरकार की देनदारी बढ़ेगी, उधार का मतलब देना है बाद में। परिसंपत्तियां कम होती है, कुछ बेच दिया आपने, है ना, LIC वगैरह जो भी सरकार का था उसको कुछ बेच दिया, जो संपत्ति सरकार की थी उसको पब्लिक में बेच दिया गया तो पैसा आया, तो परिसंपत्तियां कम हो गई। इधर देखो क्या होगा, उधार चुकाया, व्यय किया, उधार को चुकाया, तो देनदारियां क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी। परिसंपत्तियां, पूंजीगत व्यय कर रहे हैं अपन, निवेश भी तो कर सकते हैं, सरकार अपनी कंपनी भी तो बना सकती है, कोई IIT संस्थान भी तो बना सकती है ना, तो इसको क्या कहेंगे, परिसंपत्तियां बढ़ती हैं। कल IIT संस्थान बेच दे तो परिसंपत्तियां आय हो जाएगी, वो कम हो जाएगी संपत्ति उसकी, ठीक है ना। तो आप लोगों को आई बात समझ में। पूंजीगत आय तो हमने जो जो पढ़ा उसको एक बार शॉर्ट में रिवीजन लेंगे। मैंने आय के दो प्रकार क्या बताए, पूंजीगत आय, राजस्व को पहले लिखो, राजस्व आय, राजस्व आय, और दूसरा है पूंजीगत आय। व्यय में क्या बताया आप लोगों को, राजस्व, व्यय एवं पूंजीगत व्यय। राजस्व को इंग्लिश में रेवेन्यू कहेंगे और पूंजीगत को क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। अब इसको वापस से समझेंगे। राजस्व आय जो आपको बार बार सरकार को मिलता है, क्या मिलता है बार बार, कर लगा सकती है, कहाँ से पैसा ले सकती है सरकार, कर लगा सकती है और जुर्माने लगाती है, पेनल्टियाँ लगाती है, शास्तियाँ लगाती हैं, ये सारी जो वसूलियाँ होती हैं, जुर्माना, शास्ती, पेनल्टी, है ना। उसके अलावा लाभांश वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी आय हो गई, राजस्व आय, ठीक है। अब राजस्व व्यय क्या था, राजस्व आय के साथ मैंने आपको बताया राजस्व व्यय क्या था, सरकारी खर्चे, वेतन, पेंशन, रक्षा बजट पे जो खर्चा किया जा रहा है, रक्षा वगैरह पे वेतन हो गया, पेंशन हो गया, और क्या बोलते हैं प्रशासनिक खर्चे जो हो रहे हैं, तो राजस्व आय और राजस्व व्यय ये समझ में आ रहा है क्या आपको। राजस्व आय क्या है, राजस्व व्यय। अब इसको देनदारी और परिसंपत्तियों के मामले में बताओ। राजस्व आय से क्या कोई परिसंपत्ति कम हुई क्या, परिसंपत्ति कम नहीं हुई, नहीं हुई, कहाँ कम हुई, पूंजीगत में होता है परिसंपत्ति। अच्छा, आय करी हमने, है ना, परिसंपत्ति मतलब जो LIC वगैरह था उसको बेच दिया, रेलवे स्टेशन का ठेका किसी और को दे दिया, तो ये परिसंपत्तियों को बेचना हुआ, है ना, वो पूंजीगत में जाएंगे। राजस्व का मामला समझ में आ रहा है, कर लगा रहे हैं अपन, है ना, जुर्माने लगा रहे हैं, लाभांश लगा रहे हैं, तो परिसंपत्ति कम नहीं हुई, सरकार की कोई संपत्ति कम नहीं हुई, उसने कुछ नहीं बेचा और आय कर ली जुर्माने कर लगा के, ठीक है, लाभांश कंपनियों से कमा लिया उसने, ठीक है। अब उसके बाद देनदारियों की बात करें तो देनदारियां बढ़ी क्या, देनदारियां थोड़ी बढ़ी इससे, है ना तो इससे देनदारी बढ़ी ना आपके परिसंपत्ति कम हुई, ऐसे समझो। अब उधर आ जाए राजस्व व्यय, खर्चा कर रहे हैं अपन, तो क्या कोई परिसंपत्ति बढ़ गई क्या इसकी, खर्चे से परिसंपत्ति नहीं बढ़ी। भाई आपने कोई ऐसा कंपनी नहीं बनाई है, ये तो क्या खर्चे हैं, प्रशासनिक खर्चे हो गए,
है ना, सरकारी वेतन हो गए, तो परिसंपत्ति नहीं बढ़ी यहाँ, ठीक है। और देनदारियाँ भी कम हुई क्या, उधार नहीं चुकाया यहाँ पे इसने, उधार थोड़ी चुकाया है, तो देनदारियाँ भी वही गई, देनदारियाँ वही रहेगी, उधार थोड़ी चुकाया इसने। सरकारी लोगों को खर्चा दे रही है, प्रशासनिक खर्चा कर रही है ना, तो ये भी नहीं हुआ। अब पूंजीगत आय पे आ जाए। पूंजीगत आय कब प्राप्त होती है, उधार मांग लो आप वर्ल्ड बैंक से, बाहर से उधार मांग लिया अपन ने, ठीक है, तो उधार आप मांगते हो तो देनदारियां बढ़ती हैं क्या, लायबिलिटी बढ़ेगी ना, है ना। कुछ बेच दिया आपने, परिसंपत्ति को बेच दिया, तो परिसंपत्तियों का क्या मामला रहेगा, कम हो जाएगी। व्यय, व्यय करने का मतलब खर्चा करना। परिसंपत्तियों पे खर्चा कैसे किया जाएगा, निवेश करके, इन्वेस्ट करके, निवेश से क्या होगा, परिसंपत्ति बढ़ी की घटी, यहाँ बढ़ेगी। यहाँ उधार चुका दिया तो देनदारी क्या होगी, देनदारी क्या होगी, कम। ये ध्यान में रह जाएगा क्या आपको, हाँ, क्या पढ़ा है मैंने, राजस्व आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय। आगे क्या बात समझ में। अब आ जाते हैं घाटा किसको कहेंगे, कुल आय कुल व्यय। कुल आय कितनी है, राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय, कुल आय हो गई क्या ये, इसमें कोई दिक्कत आपको, कुल आय हो गई क्या ये। कुल आय में क्या आया आपके, राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय। कुल व्यय में क्या आएगा, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय। अब घाटा किसको कहेंगे, बजट घाटा किसको कहेंगे, व्यय माइनस आय। घाटा कह गए आप, बजट घाटा कुल, बजट घाटा है कुल व्यय माइनस कुल आय। घाटा समझ में आ रहा है, आय व्यय समझ में आ गई। आय दो प्रकार की कौन सी है, पूंजीगत। राजस्व को समझाया है मैंने, कर जुर्माने राजस्व है, वेतन वगैरह राजस्व देना, है ना। पूंजीगत क्या है, संपत्तियों को बेच देना, उधार ले लेना, है ना, और संपत्तियों में निवेश करना, उधार को चुका देना। फिर अब इनको जोड़ रहे हैं अपन, तो राजस्व आय, पूंजीगत आय, कुल आय आ गई, कुल व्यय आ गया। घाटा कैसे निकालेंगे, कुल व्यय माइनस आय। मतलब अगर मैंने 2000 करोड़ खर्चा किया, कमाया 1000 करोड़, तो घाटा मेरे को कितना है, 1000 करोड़। बस यही है सिंपल बात। तो इतनी बात आ गई क्या समझ में। बजट में यही सब कुछ प्रस्तुत किया जाता है, जिसको मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाया है, ठीक है। आय व्यय का विवरण होता है। फिर कर कैसे लगाएंगे, कौन सी परिसंपत्तियों में निवेश करेंगे, वेतन में क्या वृद्धि हो जाएगी, इनकम कैसे, आयकर कैसे लगाया जाएगा, निगम कर कैसे लगाया जाएगा, ये सब बजट में गहराई से होता है। डिटेल अपन और करेंगे इसकी, लेकिन अभी मैंने आपका एक बेसिक कंसेप्ट बनाया है। दूसरा, आप एक पूछ रहे थे कि अनुच्छेद बता दो, तो शॉर्ट में बता देती हूँ। बहुत सारे अनुच्छेद, वो कल बताऊँगी। 112 वाले अनुच्छेद में लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। इसका मतलब होता है बजट। लेकिन बजट शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं पे भी नहीं है। संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। क्या लिखा हुआ है,
वार्षिक वित्तीय विवरण। तो इस कहाँ लिखा हुआ है? 112। और अगर हम राजस्थान के राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करें तो लिखा हुआ है अनुच्छेद 202। इसके अलावा कल हम और डिटेल में करेंगे 110 अनुच्छेद धन, ये आपका धन विधेयक है। फिर 113 आपका अनुदान की मांग, 114 विनियोग विधेयक, 117 आपके वित्त विधेयक, 117 के बाद आपके आएगा संपत्तियां, आपके जो कोष हैं संचित कोष वगैरह, संचित कोष आएगा, लोकनिधि कोष आएगा, आकस्मिक कोष आएगा। ये कल डिटेल में बताऊंगी, है ना, क्योंकि अनुच्छेद अभी बहुत गहराई में पढ़ाने हैं। बेसिक क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण कहाँ लिखा हुआ है? 112। और बजट शब्द संविधान में नहीं है। ये बेसिक है, डिटेल बाद में पढ़ेंगे।